I think since it's my last attempt, so हम्म। I think the journey ended in a very beautiful way, sir. The first interview तो मेरा बहुत खराब हुआ था, पर उसमें मेरे मार्क्स 165 आए थे। हम्म। इस बारी थोड़ा ठीक हुआ था, पर मेरे मार्क्स 124 आए। विद टाइम वो आपको अज्यूम करने लगते हैं कि इसको कुछ भी बोलोगे तो आएगा ही नहीं। तो फिर वो बुलाना छोड़ देते हैं। एवरीथिंग इज डिजिटल, सर। 90% से ज्यादा सिलेबस मेरा डिजिटल था। So, hello and welcome everyone to UPSCprep.com. We have with us Kunal Kumar today, who has secured AR 463, I believe. यस सर। So, congratulations, Kunal. How are you feeling about this? थैंक यू सो मच सर। आई एम फीलिंग overwhelming, and I think since it's my last attempt, so हम्म। I think the journey ended in a very beautiful way, sir. तो कुणाल, एक थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमें प्लीज कि कहाँ से आप आते हैं, स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज क्या किया, एंड कब आपने यूपीएससी की जर्नी अपनी शुरू करी थी। Sir, I'm born and brought up from Ghaziabad only, and I've done my schooling from Hindi medium school. हम्म। और उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग किया उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद फिर मैंने गेट एग्जाम क्लियर किया और फिर पब्लिक सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कब से पब्लिक उसके सेक्टर में बाद काम कर रहे हैं आप? आई हैव जॉइंड पब्लिक सेक्टर ऑन अगस्त 2014 से। तो ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा, 11 साल हो गए 10 आपको। साल किया सर। तो इन अ पावर सेक्टर आई हैव बीन वर्किंग देयर। हम्म। तो उसके बाद 2-3 साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ और करना चाहिए। तब हम्म। मैंने जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी अराउंड 2017 18 हम्म। तक। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंज, वहाँ क्या रियलाइजेशन आपको हुआ कि भाई सिविल सर्विसेज करते हैं, बिकॉज पावर ग्रिड इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड जॉब। यस सर। चेंजेस मतलब मतलब वहां पे भी अच्छा लग रहा था सर, लेकिन हम्म। वहां पे काम करते करते रियलाइज हुआ कि ये तो कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। हम्म। तो वो जो एक मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन करना मन चाहिए, एक में वैक्यूम चाह जो था। थी कुछ एक कि कुछ कर सकते हो और। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा के लिए फिर आगे यूपीएससी ही सोचा फिर, तो इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो आपके मतलब कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, क्या रहा है? सर मैंने टोटल 7 अटेम्प्ट्स दिए। और उसके बाद मैंने 3 मेंस लिखे हैं और 2 इंटरव्यू दिए। एंड कौन और कौन से दिस साल में आपने टाइम इंटरव्यू दिए थे? सर लास्ट ईयर एंड दिस टाइम। अच्छा। आई थिंक प्रोग्रेसिव जर्नी रही है फिर, कि शुरू के 2-3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं, फिर मेंस दिया, फिर। हाँ, वो ऐसा ही हुआ है सर। लास्ट ईयर भी मैं 4 नंबर से ही रह गया था फाइनल कट ऑफ ये करने में। तो आई थिंक कुणाल, आपसे जो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, वो ये कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट, आपका एक फुल टाइम कमिटमेंट है वहां पे, एंड क्योंकि 10-12 साल, 11 साल आपके हो गए हैं वहां पे काम करते हुए, तो इट इज नॉट लाइक कि आपने राइट सर। कुछ छोड़ा है या कुछ और किया है, उसके साथ आपने पढ़ाई मैनेज करी। हम्म। इफ somebody एज अ वर्किंग प्रोफेशनल wants टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप क्या एडवाइस दोगे उन्हें? सर एडवाइस तो सबसे पहले ये है कि अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम्म। आफ्टर ऑफिशियल आवर्स उतना एनर्जी नहीं रहता है किसी हम्म। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उतना मोटिवेशन होना चाहिए, फिर उस मोटिवेशन के बाद हमको ये टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि अ, मैं भी जब ऑफिशियल आवर्स के बाद जो मेरे पास थोड़ा टाइम बचता था उसमें कुछ और करने के बजाय सिर्फ प्रिपेयर ही करता था। इवन हम्म। ऑफिस में भी जो खाली टाइम रहता था उसमें भी कोशिश करता था कि जहाँ खाली टाइम है उसमें प्रिपेयर कर सकूं। हम्म। तो मुझे लगता है सर क्लैरिटी ऑफ गोल होना बहुत जरूरी है, तभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं बीइंग अ वर्किंग इसमें प्रोफेशनल। जनरली कितना टाइम आपके पास निकल जाता था आफ्टर योर ऑफिशियल वर्किंग आवर्स? सर आई थिंक डेली बेसिस पे तो मैं बोल सकता हूँ सर 4 to 5 आवर्स में निकाल लेता था। पर मेरी कोशिश ये रहती थी सर कि मैं अपनी छुट्टियां क्लब कर सकूं, तो 3 से 4 दिन की अगर छुट्टियां क्लब हो जाएं तो मैं फिर वो उसमें 14-15 घंटे दे करके पढ़ाई कर लेता तो मतलब मेजर चीज एक वो रह जाती है कि आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कि भाई ऑफिस के कलीग्स कुछ घूमने फिरने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हूँ। हैं, हाँ, वो सब छूटेगा। वो तो सर मैंने किया ही नहीं है पिछले 6-7 सालों में। तो हम्म। सोशलाइज नहीं कर पाया हूँ, किसी पार्टी में जाना, ये सब तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते।
तो वो भी एक जैसे आई फील एक वो थोड़ा आइसोलेशनिस्ट प्रेशर हो जाता है वो, हाँ। है, क्योंकि बंदा राइट सर। अकेला तो फील करता ही है कि भाई आप लोगों से मिल रहे हो रोज, अब फिर वो किसी के घर जा रहे हैं, कुछ खाने पे बुला रहे हैं, किसी का कोई मतलब सेलिब्रेशन है और आप नहीं जा पा रहे हो। हम्म। हाउ डिड यू डील विद दैट वो, मतलब आई फील दैट फीलिंग कैन बी वेरी हैवी। हाँ, स्टार्टिंग में तो सर बहुत हैवी होता है, क्योंकि आप एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं। हम्म। और फिर विद टाइम वो आपको अज्यूम करने लगते हैं कि इसको कुछ भी बोलोगे तो आएगा ही नहीं। तो फिर वो बुलाना छोड़ देते हैं। तो बुलाना ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, वो धीरे धीरे आदत लग जाती है सर उस चीज की। तो फिर ओवर टाइम डू यू थिंक दैट दैट सॉर्ट ऑफ एन आइसोलेशन हैज आल्सो चेंज्ड यू एज अ पर्सन? इन माय ओपिनियन यस सर, बिकॉज आई थिंक इट गिव्स मी टाइम टू लुक इनटू माई सेल्फ एज वेल। आई मीन मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल और ये सब चीजें भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा फिर, क्योंकि थोड़ा खाली टाइम रहता था। तो इस तरीके से तो थोड़ा बहुत चेंजेस आए। हाँ, पर मैं बहुत पहले ज्यादा आप एक्सट्रोवर्ट मतलब, नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह नहीं कर पाया ये तो। तो इज इट समथिंग दैट यू वांट टू डू नाउ दैट आपका जो 7-8 साल का मतलब एफर्ट गया है, जो आपकी प्रतिज्ञा थी वो कर ली पूरी, तो कुछ ऐसी हम्म। चीजें हैं जो आप मतलब जो छूट गई थी जो करना चाहोगे अब? सर अब तो सही बताऊं तो आदत लग गई है। मैं तो वही अब बोल तो रहा, मन नहीं इंसान करता। बदल जाता है। हाँ। इतने लंबे समय में इंसान बदल जाता है कि अब मेरी नीड ही नहीं रही है वो। अब नीड ही नहीं रही है सोशलाइज करने की बहुत ज्यादा। अब ऐसा हो गया है। बट आई थिंक बट नाउ, हो सकता है कि अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ सोशलाइज करना, तो माइट बी पॉसिबल वो फिर से अच्छा लगने लगे। नहीं आई थिंक आप करोगे, एंड गिवन द फैक्ट कि भाई यू माइट गेट एन आईपीएस, तो वो फिर रोल भी ऐसा है जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा थोड़ा कि भाई आप हम्म। जाओ सोशलाइज करो लोगों के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी पब्लिक फेसिंग रोल। तो कुणाल, इन योर राइट वेरी सर। लॉन्ग एंड यू नो आई वुड से डिफिकल्ट जर्नी, वुड यू कंसिडर इट अ डिफिकल्ट जर्नी, या मतलब कैसा चल रहा था? No, sir. In my opinion, I didn't find it very difficult, sir, because I'm already a working professional, sir. I'm earning a good amount of money, हम्म। और अच्छी खासी स्टेबल जॉब है सर। तो मुझे ऐसा तो डिफिकल्ट, मेरे पास ये था कि सर जो खाली टाइम है उसमें मैं क्या करूँ, तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहा इसलिए लंबा हो गया, बट हम्म। ठीक है। तो इफ यू हैड टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन वन पर्टिकुलर डे, या आपका जो एवरेज एक दिन होता था, तो इफ यू वॉक मी थ्रू कि भाई सवेरे उठ के कब उठते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे? क्योंकि देखो, जो मेरे से कॉमन सवाल जो मेरे को पूछे जाते हैं वो यही होता है कि सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरी नौकरी है हम्म। भाई सवेरे 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, जो भी जैसे भी, तो अब मैं हम्म। कब पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं? तो यू, सिंस यू हैव दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम हम्म। यू कि इन लोगों को हम्म। क्या जवाब दिया जाए। हम्म। सर इस क्वेश्चन के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक्चुअली मेरी बहुत कन्वेंशनल जॉब नहीं थी। हम्म। कन्वेंशनल मतलब वो 10 to 5 जो होती है, वो उस तरीके से नहीं थी। मेरी शिफ्ट जॉब थी। तो एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, एक दिन इवनिंग शिफ्ट होती थी, एक दिन आई नाइट फील शिफ्ट दैट इज होती थी। मच मोर डिफिकल्ट। या बायोलॉजिकली मतलब टाइम मैनेज करना और बिल्कुल डिफिकल्ट है सर। पर आई थिंक टाइम के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जैसे नाइट शिफ्ट है तो मुझे वहाँ पे 9 बजे, सुबह 9 बजे तक सर्व करना है। तो मेरे पास पूरा दिन उसमें अवेलेबल था। हम्म। ऐसे ही मॉर्निंग शिफ्ट है तो उसमें वो सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक होती थी, तो फिर मेरे पास शाम का टाइम हुआ करता था, हम्म। 6 से 7 घंटे का। तो थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम भी लगता था, क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना रहता था। तो इसीलिए आई थिंक वो कन्वेंशनल सेंस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास टाइमिंग मैं मैनेज कर पाता हूँ। बट लाइक कुछ एक पर्टिकुलर कोई आपके जो हैक्स आपने ढूंढे हो रास्ते में कि भाई इस तरीके से मैं हाँ, मैनेज करता था कि भाई हैक्स सर, हैक्स मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करता था। हम्म। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई सिलेबस रिलेटेड टू माई प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एवरीथिंग इज इन माई आईपैड। हम्म। तो उसका यूज करता था मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, और ऑफिस में भी जब भी खाली टाइम मिल गया तो हम्म। आईपैड यूज करके पढ़ना शुरू कर दिया जब भी खाली टाइम मिला। तो आई थिंक, और एवरीथिंग मैं सब कुछ डिजिटल कन्वर्ट कर लिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई थिंक तो जल्दी से कर पाता था। आईपैड पे कौन से एप्स वगैरह आप यूज करते थे? व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वर यूजिंग? ऐप तो मैं सर नोट टेकिंग के लिए तो फ्लेक्सिल ऐप है एक, हम्म। तो उसका यूज करता था। और बाकी वो सारा कंटेंट मेरा उसी ऐप पर ही था, फ्लेक्सिल पर।
बाकी गूगल ड्राइव में मेरा सारा कंटेंट हुआ करता था, हम्म। जितना भी पढ़ने का होता था। कुणाल, आपका एवरेज दिन अगर बोले तो जैसे आप बता रहे थे कि भी आपकी थोड़ी शिफ्ट जॉब चलती थी, तो यस एक दिन सर। मॉर्निंग, एक दिन इवनिंग, एक दिन नाइट शिफ्ट हो गई, तो ये 12 घंटे यस सर। शिफ्ट रहता था, कैसा रहता था? नाइट शिफ्ट से 12 घंटे की रहती थी, बाकी हम्म। मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 6-6 घंटे की रहती थी। 6 घंटे मॉर्निंग, 6 घंटे इवनिंग। अच्छा, तो फिर इसमें मतलब आप पढ़ाई ऑफिस में जब टाइम मिल रहा है तब तो कर ही रहे हो, बट उसके अलावा हाँ कैसे पढ़ाई कर रहे हो? पहले जाने से ऑफिस, या ऑफिस से आने के बाद पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ? क्योंकि मतलब यही चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आई फील ये मैटर करती हैं कई बार लोगों को। राइट सर। मतलब व्हाट वर योर हैक्स टू मैनेज योर टाइम इन द डे? सर मैं कोशिश करता था कि मैं मतलब ऑफिस स्टार्ट होने से पहले जितना ज्यादा कर सकूं। हम्म। मेरी कोशिश ये होती थी, उससे ये हो जाता था कि एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि आज के दिन का मैंने, अगर मैं पूरे काम दिन में हो भी गया। कुछ नहीं कर पाया तो हम्म। काम हो गया आज का। तो उस टाइप से फिर आखिरी रात में आकर के अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ कर लिया एक्स्ट्रा, तो तो बोनस है। सेटिस्फेक्शन हुआ। हम्म। वो बोनस हो जाता था मेरे लिए, तो मैं यही करता था। बाकी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो हम्म। कुछ कुछ अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कुछ करंट अफेयर्स देख लिया इधर उधर हम्म। से, उतना ही रहता था। तो आपका ऑप्शन क्या था कुणाल? मेरा ऑप्शन है सोशियोलॉजी। एंड वहां पे आपने क्या, कोई किसी इंस्टीट्यूट या किसी टीचर को अगर फॉलो किया हो तो इफ यूड लाइक टू शेयर। वो तो नहीं सर, लेकिन मैंने टॉपर्स नोट्स जो थे वो फॉलो किए थे कौन कौन से एक्सटेंसिवली। टॉपर्स थे? तुषारांशु, आई थिंक तुषारांशु तुषारांशु। शर्मा सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। तो उनके नोट्स मैंने अपना बेस बनाया था वो, और एक नितिन सांगवान आई थिंक बुक आती है, हम्म। तो वो मैंने अपनी उसको बेस बनाया था। तो इन दोनों को बेस बना के मैंने कंपाइल करके अपने नोट्स बना लिए थे। हम्म। उसके ऊपर फिर मैंने अपना वैल्यू एडिशन कर दिया था, जहाँ से एग्जाम्पल मिल गया या गूगल सर्च कुछ कर लिया या कुछ हम्म। एडिशनल थिंकर्स ले लिए, कोई एग्जाम्पल मिल गया, कोई करंट इवेंट्स हुआ उससे रिलेटेड तो वो लिख दिया। ऐसे करके मैंने अपने पूरे नोट्स तैयार कर लिए थे। तो दिस वर ऑल्सो ऑल कम्प्लीटली डिजिटल नोट्स? एवरीथिंग इज डिजिटल सर, 90% से ज्यादा सिलेबस मेरा डिजिटल था। तो आई थिंक वो मतलब फायदा रहता ही है, बिकॉज एज यू से कि भाई ट्रैवल करते हुए भी आप कर रहे हो, ऑफिस के बीच में भी कभी खोल लिया, तो किताब नहीं राइट ले सर। गए तो फिर क्योंकि आईपैड पे है तो भाई ठीक है, आईपैड यूज करते हुए थोड़ा वो हाँ awkward भी नहीं लगता ऑफिस में। एग्जैक्टली सर। और आप बुक कैरी भी नहीं कर सकते हैं हर जगह, कई जगह ऐसे भी होता है। हम्म। मतलब बुक भी कैरी नहीं कर सकते, फिर कभी कभार कुछ बुक्स भी बल्कि हो जाती हैं एग्जैक्टली। सोशल वगैरह के लिए अगर लो तो कुणाल, राइट। ये सब में फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सर मेरा ये रहता था कि मैं वो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे मैं डेली बेसिस पे कुछ आंसर लिख करके डाल दिया। एक हम्म। तो ये रहता था, फिर जैसे जैसे मेंस कौन पास कौन आता से रहता था तो प्लेटफॉर्म्स थे, इफ यू वांट टू शेयर? सर एक कन्वर्ट आईएएस प्लेटफॉर्म है, हम्म। उसका मैं यूज करता था। तो उस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे और डाल दिया, एथिक्स का कुछ केस स्टडी लिखी, हम्म। सबमिट कर दिया। तो जो फीडबैक मिलता था उसके बेसिस पे इम्प्रूव कर लेता था। बाकी ये था कि जब मीन्स क्लोज आने लगता था तो फुल लेंथ टेस्ट लिखना शुरू कर देता था। हम्म। मेरी कोशिश ये होती थी सर कि ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट लिखूं, क्योंकि मैं फुल लेंथ टेस्ट कभी पूरे नहीं कर पाता था टाइम पे। तो वो जितने ज्यादा मुझे लगता था, जितने ज्यादा लिख दूंगा तो पेपर में मुझे उतना आसानी होगा पूरा करना। डेफिनेटली। तो मैं बस, मेरा टारगेट ये होता था, तो फिर उससे मेरा एडिशनल वैल्यू एडिशन भी होता जाता था आंसर्स में। तो ऐसे मैं उसको करता था। तो कुणाल, इफेक्टिवली अगर देखे तो आपके पहले 2-3 अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स नहीं किया, तो विच अटेम्प्ट हम्म। वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू क्लियर्ड प्रीलिम्स? एक्चुअली इट वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट सर। तो फिर मतलब लास्ट। व्हाट केप्ट यू लाइक कमिंग बैक? एक्चुअली सर मैं चूंकि वर्किंग था तो मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं था कि पहले दूसरे टाइम में प्रीलिम्स क्लियर ही होना चाहिए। हम्म। मैं तो एक्चुअली जस्ट इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा था स्टार्टिंग में, हम्म। क्योंकि मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगने लगा तो मैं पढ़ रहा था। मुझे एक्चुअली यूपीएससी का बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं पहले दूसरे टाइम में। हम्म। तो लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आइडिया लगा तो तीसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा मेरी प्रिपरेशन इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। हम्म। तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट तक मेरे को ये हो गया था कि अब की बारी निकल जाएगा। फोर्थ अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई, पर तब भी नहीं निकला। पर अब मुझे पता चल गया था कि अब मैं निकाल सकता हूँ। हम्म। लेकिन स्टार्टिंग के दो अटेम्प्ट तो मैं अब सिर्फ पढ़ रहा था, मतलब मुझे बस पता चल रहा था कि लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है या रमेश सिंह पढ़नी होती है। उस बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं मुझे प्रिपरेशन का। आई थिंक कॉन्स्टेंटली यू हैव बिन सेइंग कि जॉब थी आपके पास तो मैं कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट इवन डिस्पाइट दैट आई फील इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि एक पेपर में अगर कोई बंदा 4 बार फेल होता है तो 5वीं बार हम्म। मुंह उठा के जाके जाने का खुद से मन नहीं होता है।
और आप राइट सर। 4 साल तैयारी कर चुके हो अब तक, समझो। तो हम्म। क्या ड्राइव क्या था, वाई वाई वर यू लाइक पुशिंग कॉन्स्टेंटली? हम्म, सर इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हमेशा सोचा करता था हम्म। कि अ, मतलब आई हैव अचीव समथिंग, मेरी गेट में एक अच्छी रैंक आई थी। तो मुझे लगता था कि यार इसके बाद कुछ तो एक्स्ट्रा अचीव होना चाहिए। तो अचीवमेंट क्या होना चाहिए? तो हम्म। वो कुछ और कुछ भी हो सकता था, कोई दूसरा एग्जाम भी हो सकता था, कैट भी हो सकता था, हम्म। यूपीएससी भी हो सकता था, कोई भी एग्जाम हो सकता है। मैंने चूज यूपीएससी कर लिया था, तो अब मुझे ये था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। नहीं तो इतनी मेहनत 2-3 साल की देती है तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी। हम्म। तो मुझे ये था कि ऑलरेडी मेरे को मालूम चल गया था कि क्या है सिलेबस, क्या है हम्म। पैटर्न, क्या पूछते हैं। तो बस वो 2-3 साल में थोड़ी सी हैबिट सी लग गई थी कि अब तो क्लियर करना है उस टाइप से। तो फिर व्हाट देन चेंज बिटवीन योर लेट्स से फर्स्ट मेंस एंड योर सेकंड एंड योर थर्ड मेंस? सर एक्चुअली फर्स्ट मीन्स में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वैल्यू एडिशन उतना ज्यादा नहीं था कि मैं आर्टिकल नंबर मेंशन कर रहा हूँ या एसडीजी मेंशन कर रहा हूँ हम्म। या कोई कमिटी मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि पहला मेंस था वो मेरा। तो उसमें मैं 10 नंबर से रह गया था मेरा मीन्स क्लियर करने से। पर उसके बाद फिर मैं थोड़ा इंप्रूव करना शुरू किया। तो फिर ये सब चीजें ऐड करना शुरू किया तो फिर मेरा मेंस क्लियर हो गया था। हम्म। फिर फाइनल लिस्ट में 4 नंबर से रह गया था, फिर समझ में आया कि और इम्प्रूवमेंट करना है तो फिर और एडिशन करना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे कर करके फिर अभी फाइनली क्लियर हुई। तो आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू है एंड सेकंड इंटरव्यू है, उनमें कितने नंबर आए आपके? तो फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरा बहुत खराब हुआ था, पर उसमें मेरे मार्क्स 165 आए थे। हम्म। इस बार ही थोड़ा ठीक हुआ था, पर मेरे मार्क्स 124 आए। जो डिस्क्रिप्शन से आप बता रहे हो, और मतलब जिस मतलब आई थिंक आपका एक वो बहुत ही डेड पैन वाला सेंस ऑफ ह्यूमर है कि लाइक बिल्कुल सही हुआ था, 124 नंबर आए थे। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं सर पिछली बार से किसी भी हम्म। साइंस में खराब हुआ है। हम्म। पर ठीक है, मार्क्स तो 124। तो आई थिंक अगर मतलब पिछली बार की तरह इंटरव्यू जितने नंबर आ जाते हैं अभी भी, तो मतलब यू माइट हैव गॉटन अ रैंक इन द टॉप 200। हाँ राइट सर, एक्चुअली दो एक्सट्रीम है, मतलब मेरे 821 मार्क्स आए हैं मेंस मेंस में, में और 124 आए हैं इंटरव्यू में। 821 इज क्वाइट अ गुड स्कोर इन मेंस। एसए में कितने नंबर आए आपके? ऐसे में 110 से। एंड बाकी आपके ऑप्शनल में? ऑप्शनल में सर 277। दैट्स प्रीटी गुड स्कोर। जीएस में तो फिर काफी फोड़ दिया होगा आपने। कितना टोटल क्या है 4 साल? जीएस जीएस में सर आई थिंक 430 प्लस है। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। राइट सर। What is it that you figured out about, answer writing for general studies? If you can give me, let's say, 5 point summary of कि भाई ये 4-5 चीजें हैं, ये कर लो, मेंस ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, सबसे पहली चीज आपको पेपर कंप्लीट पूरा करना आना चाहिए। मतलब हम्म। मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने यही सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है। दूसरी चीज, उसमें वैल्यू एडिशन आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। हम्म। हर पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जहां आप एक एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे आप को, अगर आप उसको दो कर सकें तो और अच्छा है। हम्म। जहाँ पे आप आर्टिकल नंबर मेंशन कर सकते हैं एक, वहां पे आप दो कर सकें तो और अच्छा है। तो वो चीज मैंने कोशिश करी कि हम्म। जितनी कमिटी में मेंशन कर सकता हूँ, जितना एसडीजी मेंशन कर सकता हूँ, हम्म। तो वो सब चीजों पे काम किया है बहुत ज्यादा। तो इसमें ऑब्वियसली ये जो काम आपने किया, आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए, सारी चीजें करी, मतलब इसमें डिड यू जॉइन राइट। एनी पर्टिकुलर, मतलब कन्वर्ट आईएएस का आप बोल रहे थे कि भाई जो वो मल्टी, आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म है सर, वो तो मैं आंसर लिख करके उस पर डाल देता था, वो लोग फीडबैक दे देते थे। और वो कोई उतना ही टेस्ट था। सीरीज वगैरह आपने ज्वाइन करी, कुछ आपने कहीं से देखा हो तो? टेस्ट सीरीज मैंने विजन पे ही लिखा करता था सर, तीनों बारी मैंने विजन पे ही लिखा है, तो उधर ही लिखा करता था। एनी बाकी तो पर्टिकुलर मैंने टॉपर और कॉपीज दैट यू फाउंड यूजफुल? टॉपर कॉपी सर, मुझे ऐसा लगता है मैंने श्रुति मैम की है आई श्रुति थिंक जो शर्मा। रैंक में। श्रुति शर्मा, यस। हम्म। तो उनको मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया था। उनका ही ये जो राइटिंग स्टाइल है कि हर पॉइंट में वो जितने ज्यादा एग्जांपल दे सकती हैं या हम्म। आर्टिकल नंबर मेंशन कर सकती हैं, उनको एक्सटेंसिवली फॉलो किया। बाकी आई थिंक विशाखा मैम है जो एथिक्स के लिए, मैंने उनको फॉलो किया था। हम्म। उनका आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा लगा था मुझे एथिक्स लिखने का, तो वो हम्म। थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। एसए के लिए विक्रम ग्रेवाल सर हैं आई थिंक, तो हम्म। उनका मैंने आंसर राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करी थी। हम्म। तो उतना ही था वो। आई थिंक Vikram Grewal has been like a great source of inspiration for a lot of people. यस सर, स्टाइल उनके में आंसर थोड़ा, कॉपी पढ़ के मेरे को लगता है कि ऐसा तो पता नहीं
कौन लिख सकता है लेकिन वो थोड़ा बहुत भी मैच कर जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। राइट। तो कुणाल, आई थिंक यू गॉट एसोसिएटेड विद अस फॉर द इंटरव्यू प्रोग्राम। राइट सर। वहां पे इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस कि मतलब वाज इट हेल्पफुल, वाज इट नॉट हेल्पफुल? एक्चुअली सर, जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया था और उसके बाद जब शेड्यूल डिक्लेयर हुआ था कि इंटरव्यू की डेट है, तो मेरा इंटरव्यू हार्डली शेड्यूल आने के 10 या 15 दिन बाद ही था। हम्म। तो मैंने सोचा था कि इस बारी मैं मॉक दूंगा ही नहीं। तो क्योंकि पिछली बारी मॉक दे दिए थे तो मेरे को लग रहा था कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही दे देता हूँ इस बारी, देखते हैं हाँ। क्या होता है। तो पर शशांक रत्नू सर का फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करो। तो थोड़ा अगर आप एक दो मॉक दे दोगे तो सही रहेगा, थोड़ा हम्म। मोमेंटम बन जाएगा। हम्म। तो मेरे को लगता है कि हालांकि मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन तो मिला था उनसे बात करके और इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करके। तो उस सेंस में तो मेरे को हेल्प किया है। तो बाकी कुणाल, नाउ इफ लेट्स से आपने जैसे क्लियर किया है तो आपके डिपार्टमेंट में भी लोग आके आपसे पूछ रहे थे कि भाई कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी? सो फर्स्ट थिंग इज आई थिंक सिलेबस को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। क्योंकि पहले 2 साल तो शायद मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट भी नहीं लिया था। हम्म। तो मुझे पता ही नहीं था पढ़ना क्या है। बस बुक्स के नाम पता चल गए थे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो या रमेश सिंह पढ़ लो। हम्म। मेरे पास तो सिलेबस का प्रिंट आउट भी नहीं था। तो मुझे लगता है सिलेबस सबसे पहले पता होना जरूरी है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। हम्म। और एक बारी जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें और उनको अच्छे से पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आपको मेंस प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। और हर टॉपिक का 2 से 3 पेज नोट्स बनाना चाहिए। वही बेसिक चीजें हैं। पर आई थिंक सिलेबस के हिसाब से सब पूरी प्रिपरेशन अपने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता राइट। सो कुणाल, एक और चीज अब मैं बेसिक एक जानना चाहूंगा जो कि हम सबसे भी पूछ रहे हैं कि इफ यू हैड टू रेकमेंड वन पर्टिकुलर बुक नॉट फ्रॉम द सिलेबस, जो आप चाहो, मतलब जो मे बी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल थी, या मे बी यू थिंक कि भाई मतलब एवरीबडी शुड रीड दिस, तो व्हाट इज है। वन बुक दैट यू वुड रेकमेंड टू एवरीबडी? सर ऐसे सच मैंने तो बहुत बहुत ज्यादा बुक अदर देन सिलेबस नहीं पढ़ी है, बट एक सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक है, रूरल सोशियोलॉजी है। हालांकि वो सिलेबस के हिसाब से नहीं है। एस एल मतलब दोषी। ऐसा नहीं है कि, हाँ, एस एल दोषी। एस एल जोशी, राइट सर, राइट 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 सर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आपको पढ़ना जरूरी है किसी उसके लिए, पर हम्म। उसको पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब चीजें समझ में आती थी। तो आई थिंक वो पढ़ सकते हैं। आई थिंक एस एल दोषी इज अ ग्रेट बुक बिकॉज somebody else was also mentioning it, तो मैंने भी मतलब खरीदी थी उसकी कॉपी। एंड हम्म। पर्टिकुलरली जैसे हम लोग हैं, आपका भी अब आई थिंक काफी 10-12 साल पिछले जो है शहरों में ही निकले हैं, एग्जैक्टली। और पहले आप गाजियाबाद से ही हैं, तो मैं तो मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही सर गाजियाबाद हूँ, तो मैंने तो ज्यादा गाँव देखा ही नहीं। हाँ, तो जब वो गांव नहीं देखा होता तो फिर कभी कभार मुझे लगता है कि वो एक इंट्रोडक्शन टू कि भाई क्या हो रहा है गांव में, एग्जैक्टली। दैट इज अ रियलिटी देयर, जो कि हमको मतलब थियोरेटिकल नॉलेज एक चीज होती है, बट मतलब वो कभी कभार थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं होती है। एग्जैक्टली। राइट, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बुक दैट एवरीबडी शुड ट्राई एंड रीड। एंड इसी सेंस में अगर मैं बोलूं तो आई थिंक देर आर सम ग्रेट बुक्स ऑल्सो, लेट मी जस्ट ऑल्सो सी विच यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट। सोशियोलॉजी से यस। रिलेटेड काफी मजेदार कुछ किताबें मुझे मिली थी। लेट मी जस्ट ओपन अप अ लिस्ट दैट आई हैव हियर फॉर दिस। हाँ, तो आई थिंक इस पे देर इज अ काउंटर पर्सपेक्टिव। काउंटर पर्सपेक्टिव क्या है कि जैसे वेस्ट में रेस बहुत ज्यादा वो होती है, राइट सर। राइट? तो वेस्ट में जैसे पर्टिकुलरली यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पे रेसिज्म की भी मतलब एथनिक वो जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे थोड़ा हम्म। ज्यादा वो चीजें जाती है। बट देर इज अ हम्म। बुक कॉल्ड कास्ट एंड द ओरिजिन ऑफ आर डिस्कंटेंट्स बाय इजाबेल विल्करसन। तो उन्होंने क्या किया ओके। है कि उन्होंने रेसिज्म इन अमेरिका को कास्ट के कंपेयर किया। एंगल से देखा है। ओके। एंड शी हैज एक्चुअली अच्छा। ड्रॉन अ लॉट ऑफ पैरेलल्स अबाउट कि भाई कहाँ किस तरीके से मतलब वेरी सिमिलर आइडियाज आर कमिंग अप ओवर हियर। क्योंकि एक पॉइंट पे जो एलीट होते थे वहाँ के, जैसे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे यूएस के जो बोला जाता है ना, तो न्यू इंग्लैंड जो एरिया होता है,
तो वो हम्म। वहाँ के जो एलिट्स होते थे उनको बोलते थे बॉस्टन ब्राह्मण्स। अच्छा अच्छा। So that was the name that they used themselves. इंटरेस्टिंग। राइट I सर। think after this is done, please send me over your address and we'll send you a copy of this book. I think you'll enjoy reading this. डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। So with that, I think we'll end the session. Thank you, Kunal, for your time. थैंक यू सो मच सर। And आपके साथ बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। and congratulations again, man. I think with your humility and मतलब आपका जो steadfast view है कि कर लेंगे, हो जाएगा, चलेगा. I think you'll do great in life. थैंक यू सो मच सर।